शूलपानी से बाहर निकलने के बाद में भील गांव के पास में मेरा मोबाइल बंद हो चुका था। मुझे शूलपानी में एक बहुत अद्भुत अनुभव आया है। मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है वो, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग इसे अंधश्रद्धा कहे या कुछ अलग कहे। तो मैं वैज्ञानिक व्यक्ति हूँ, तो मुझे भी इस पर भरोसा करने के लिए बहुत समय लगा है। तो मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका था भील गांव में। तब से आप देखेंगे कि वो 2-3 दिन के आसपास में सिंपल एक सादा मोबाइल था मेरे पास, अल्टरनेट मोबाइल। उसी पे मैंने रिकॉर्ड किए हैं 2-3 वीडियो। उसकी क्वालिटी नहीं है इतनी। और फिर अंकलेश्वर में पहुंचने के बाद मैंने नया मोबाइल लिया है। तो जो अनुभव मुझे आया शूलपानी में, वो मैया थी या कौन थी मुझे पता नहीं है। मैंने जिस को ये अनुभव मेरा बताया है, वो कहते हैं कि ये नर्मदा मैया ही थी जिसने आपको वहाँ पर मदद की है। तो चलिए सुनते हैं मेरा अनुभव। ये अनुभव मैं किसी एक व्यक्ति को बता रहा था, तो उसके कहने से मैंने ये रिकॉर्ड किया है और आप सबके साथ में ये साझा कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, तो आप कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। धन्यवाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं उस अनुभव के लिए, दिव्य अनुभव के लिए। देखिए क्या हुआ था शूलपानी में। शुरुआत में जहाँ से शूलपानी शुरू होता है वो स्थान का नाम है मोरकट्टा। एक मोरटक्का आता है ओमकारेश्वर के पास 10 किलोमीटर पर आगे। शूलपानी की शुरुआत में मोरकट्टा शुरू होता है। वहाँ से हम निकले आगे। हम 11 लोग थे और उसमें द्वारिका एक था मेरे साथ में और एक कश्मीर वाले बाबा जी थे और मैं था। ये 3 लोग हम हमेशा साथ में रहते थे और 8 लोग थे, वो भी हमारा महाराष्ट्र का ग्रुप था, वो भी साथ में रहते थे। तो हम निकल गए वहाँ से और कुली तक पहुँचे थे। शूलपानी में कुली जाने के बाद में और आगे चले हम एक आश्रम में रुके फिर। और उस दिन क्या हुआ, आश्रम में रुक गए। पहले तो मुझे आदत नहीं चलने की इतनी, और शुरुआत में जो महाराष्ट्र के लोग थे वो चलते थे, वारी में चलते थे या फिर उनको आदत थी, उनका काम ही ऐसा था कि चलना चलना चलना। और मेरा क्या था कि मैं दिन भर कंप्यूटर पे बैठा रहता था, तो फिर मेरा कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं थी, तो मैं चलता था शुरुआत में, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान आती थी। कभी कभी तो मेरी सांस भी ऊपर चली जाती थी, मतलब इतनी ज़्यादा थकान आती थी मुझे। फिर मैं ग्लूकोज का पानी लेता था या फिर ये एनर्जेल इलेक्ट्रो पाउडर वो लेके चला, बहुत चला। और फिर क्या हुआ, उस दिन शूलपानी के अंदर मैंने कहा कि कुली के आगे एक जगह हम रुके, उससे आगे फिर एक बड़ा पहाड़ आता है। उस पहाड़ पे दिन भर हम चले, बहुत चले उस दिन। और फिर हम पहुंचने वाले थे एक आश्रम में। वो आश्रम आने वाला था 4:30-5 के आसपास वो आश्रम आने वाला था। तो फिर हम इस आश्रम तक गए ऊपर और देखा तो वहाँ पे आश्रम में कोई नहीं। वो आश्रम तो उस किताब के अंदर तो था, जो किताब मैंने ली थी ओमकारेश्वर से, उसमें सब आश्रम के नाम थे। तो उसमें नाम तो था उस आश्रम का, पर वास्तव में वहाँ पे आश्रम था ही नहीं। एक छोटी कुटिया थी, वो भी बंद थी बहुत दिनों से, ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो जंगल वाला भाग है और वहाँ पे उतनी व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, ना ही इतना रोड वगैरह है ना। शूलपानी जंगल का आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर। तो फिर 4:30 बजे के आसपास हम पहुँचे वहाँ पे। वहाँ पे पहले ही हम 17-18 किलोमीटर के आसपास चल दिए थे। और फिर हमारे साथ में जो थे वो बोल रहे थे कि आगे यहाँ से और 8 किलोमीटर दूर आश्रम था। तो फिर हमें चलना था 8 किलोमीटर। मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी। ऑलरेडी वहाँ पे 4:30-4:45 बज रही थी शूलपानी के जंगल में। और फिर
हम उनके साथ चले। हम बोला ठीक है चलिए यहाँ से। तो चले, एक पहाड़ी की चोटी पर हम चले गए। वहाँ पे बज गए थे शाम के 5:30। पौन घंटा लगा हमको, ज़्यादा नहीं, एक डेढ़ किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास हम चले होंगे वहाँ से। और पहाड़ी के ऊपर चले तो मेरे पैर बहुत दर्द करने लग गए, क्योंकि आदत नहीं थी, कुछ नहीं था। एनर्जी ले लेके वो मैं उसको आगे पुस्ट करते तो गया मेरे खुद के शरीर को, पर क्या हुआ वहाँ पे जाकर मैं बैठ गया। मैं बोला ठीक है आप चलिए, हम आते हैं आराम से। फिर वो द्वारिका और जम्मू कश्मीर वाले बाबा जी थे, वो भी पहले तो वो जो 8 लोग थे वो तो आगे निकल गए, और फिर बाकी ये 2 लोग थे तो वो भी 2 आगे निकल गए। फिर उस पहाड़ पे मैं अकेला था, और वहाँ पे क्या था, राइट साइड से पत्थर था बड़ा, लेफ्ट साइड से पत्थर था, और पीछे भी मेरे पत्थर था। ऐसा था वो, ऐसे यू आकार में। और मैं ऐसे उसके बीच में जाकर ऐसे पत्थर को पत्थर की तरफ पीट करके आराम से ऐसे बैठ गया पीछे। और वो जो पत्थर था भाग था मेरे गर्दन के पास आया, और मुझे इतना आराम लग रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पानी तो है मेरे पास, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक गोली खा लेंगे। मेरे पास एक, मैंने घर से ही आते वक्त पेन किलर की गोली लाई थी। अब तब तो खाना ही था, मैं बहुत कम गोलियाँ खाता हूँ, टैबलेट्स खाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे खाना ही था, उसके सिवा मैं चल नहीं पाता था। तो मुझे नहीं पता था उसमें एक कंटेंट ऐसा है जिससे नींद आती है। तो मैंने वो गोली खा ली वहाँ पर। और फिर मैं क्या किया, मैंने कहा कि ठीक है थोड़ी देर यहाँ पे 5-10 मिनट बैठते हैं, फिर ज़ोरों से चलेंगे और इनके पास आगे निकल जाएंगे। ऐसे मैं सोचकर वहाँ पे बैठा, तो वो मेरे पीछे मान के नीचे वो पत्थर आया और इतना अच्छा मुझे रिलैक्सेशन दे रहा था। तो वैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए बैठा वहाँ पर, और अचानक मुझे वहाँ पे नींद लग गई। साथ में वहाँ पे मेरे कोई भी नहीं था, और वहाँ पे मुझे लग गई नींद। ये स्टोरी अभी तक मैंने शेयर नहीं की है, और ना ही मैं वीडियो में बता पाया उस स्टोरी को। बहुत दिलचस्प स्टोरी है ये। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे मुझे लग गई नींद, और जब मेरी आंखें खुली तब मैंने मेरे मोबाइल के अंदर देखा तो बज गए थे सुबह के 3:30। ऐसा हुआ, सुबह के 3:30 बज गए। देखा मोबाइल में बैटरी भी बहुत कम थी। पूरी रात वहाँ पे, और सुबह मेरी आँख खुली क्योंकि मुझे वहाँ पे ठंड बज रही थी। फिर मैंने आंखें खोली, नींद में ही था, और मैं मेरे बैग के अंदर से जर्किन निकाला, जैकेट निकाला और पहन लिया। और फिर मैंने देखा समय में, मुझे लगा हुआ होगा कुछ 7 बज गए होंगे, तो देखा तो रात के 3:30 बज गए। और उस जंगल में, उस पहाड़ी के ऊपर मैं अकेला ही था। फिर वहाँ से मैंने सोचा अब निकलना तो है ही यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे हवा चल रही थी, पूरी तरह शांतता था। कुछ पक्षियों का आवाज़ आ रहा था वहाँ पे, और चंद्रमा की शीतलता से, शीतल प्रकाश से पूरा जंगल ऐसे थोड़ा डिम दिख रहा था मुझे। और मैं अकेला ही था वहाँ पे, तो हवा भी बहुत ज़ोरों से चल रही थी वहाँ पे। पक्षियों का आवाज़ आ रहा था, क्योंकि वो समय ही ऐसा था कि वहाँ पर हवा थी बहुत, उस समय में ठंड ज़्यादा थी। तो फिर वहाँ से उठा, मैं मोबाइल में देखा, और मैं सोचा हाँ ठीक है, मेरे पास बैटरी तो थी, अगर मैं बैटरी लगा के आगे चलूँगा तो फिर हो सकता है बैटरी को देख के कोई जंगली जानवर आ जाए। क्योंकि मैं कुली के आसपास वहाँ पे पूछता था, मुझे जंगली जानवरों से थोड़ा डर तो लगता ही था, तो मैं पूछता था यहाँ पे कोई जंगली जानवर है क्या। तो वो कहते थे कि वो हाँ है तो बहुत है, पर सुबह नहीं आते, वो रात को आया करते हैं। 5-6 शेर खा लिया बकरी को और गाय को। शूल पानी में, हाँ
ऊपर उस साइड में शेर है, तो वो 2 गाय को 5-6 गाय को खा लिया है, और बकरी के तो बहुत सारे, बकरी की तो गिनती नहीं। और रात को 4 से 5 या 6 बजे के बीच में आते हैं। तो फिर मैं वहाँ से बैटरी शुरू नहीं की मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि उसको देख के आ जाएंगे जानवर। तो फिर मैं वहाँ से वैसे ही निकला, थोड़ा रेंगते रेंगते धीरे धीरे मैं वहाँ से निकला और आगे चला। तब वहाँ से मैं थोड़ा 10-15 मिनट यहाँ वहीं पे बैठा, 4 बज गए थे। फिर 4 बजे के आसपास मैं वहाँ से निकला और 1-1.5 किलोमीटर के आसपास में चला होगा, डर डर के मैं वहाँ पे, क्योंकि हवा चल रही थी, पेड़ों का आवाज़ आ रहा था, और बीच में ही झट से कोई पंछी इधर से उधर जाता था तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। मुझे लगता था भाई ये कोई आया तो नहीं है यहाँ पर, ऐसे। तो फिर मैं धीरे चल के, कहीं तो मुझे डर लगता था तो मैं भागने लगता था। फिर मैं सोचता था यार मैं भाग रहा क्यों हूँ, कितना भी भागा तो मैं जंगल से थोड़ी ना बाहर निकल पाऊँगा। फिर मैंने खुद को समझाया, मैया को मैंने याद किया, और मैया पर मैंने बोल दिया कि मैया आज आपको संभालना है, मुझसे कुछ नहीं होने वाला, आपको ही देखना है सब कुछ, मेरा प्राण आपके हाथों में है। और वैसे बोल के मैया को प्रार्थना की मैंने, और वहाँ से धीरे चलते चलते गया। एक कुटिया आई, वो भी एक थोड़ी छोटी पहाड़ी थी, पहाड़ी ऊपर चलना पड़ता है, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, ऐसे करते करते एक छोटी पहाड़ी आई। उसके ऊपर मैं जब गया तो वहाँ पे एक मैया थी। वहाँ पे मैंने नर्मदे हर किया, सुबह 5:30 बज गए थे। वो मैया बाहर आई और मुझे दिख रहा था कि वो मैया स्नान गिन किए हुई है, ऐसे फ्रेश दिख रही थी। बोलती महाराज जी आप इतने सुबह सुबह कहाँ से आ गए। फिर मैंने कहा मैया मेरे साथ ऐसे ऐसे वहाँ पे हुआ, मैं वहाँ पे रहा था रात भर, मेरा ध्यान नहीं था। तो वो देखने लगी और मुस्कुराने लगे, और फिर उन्होंने कहा कि जी आइए अंदर आइए। फिर मैं अंदर गया, वहाँ से उन्होंने पानी दिया, फिर मैंने हाथ पैर मुँह धोए, दातुन किया। उतने में उसने चाय बना कर ला दी, काली चाय बनाई थी, बहुत अच्छी थी, उसमें उन्होंने अदरक वगैरह डाल के। सर्दी थी मुझे थोड़ी तब उनको पता चल गया शायद, तो उन्होंने अदरक की चाय बना के दी। और चाय पीते पीते उन्होंने कहा कि कुछ बाल भोग करके जाओगे। मैंने बोला हाँ मैया जी, क्योंकि भूख भी लगी थी कल, क्योंकि ठंड में क्या है ज़्यादा भूख लगती है। तो फिर थोड़ा बाल भोग बनाने अंदर चले गई, और विथिन 10 मिनट के अंदर उसने आलू की सब्जी और पूरी बना के लाई। 10 मिनट के अंदर, मतलब आलू को उबालने के लिए भी समय लगता है 20 या 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट तो लगते ही है। तो 10 मिनट उसमें कुछ भी नहीं है, चूल्हे पे उसके तैयार करना पड़ता है। 10 मिनट के अंदर कैसे क्या ला सकती हो। और उसके चेहरे पर मैं जब देखा तो मुझे प्रसन्नता दिखी, शांत भाव दिखे, और तेज भी था। उसका वो जो दिया लगाया था, उसने एक दिया था ऊपर से कांच लगा हुआ रहता है, कंदील बोलते हैं हमारे इधर, तो वो लगाया था। उसके चेहरे पर तेज दिख रहा था, लग नहीं रहा था कि वो बुढ़िया इतने होगी, इतनी उसकी उम्र होगी, तकरीबन 70 के ऊपर ही उम्र होगी उसकी। और उसके जो आवाज़ था, तो आवाज़ एक छोटी बच्ची रहती है क्या, कितना मधुर आवाज़ रहता है उसका, तो उस हिसाब से वो बात कर रहे थे। आदिवासी कपड़े में ही पहराव तो उसका आदिवासी ही था, पर जो वो बात कर रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि छोटी बच्ची ही है। उस हिसाब से वो बुढ़िया बात कर रही थी, बूढ़ी मैया बोलते हैं हम। और फिर उन्होंने 10 मिनट में पूरी भाजी बना ली, और इतनी स्वादिष्ट पूरी भाजी मैंने वहाँ पे खा लिया। और फिर परिक्रमा में किसी के भी हम पैर नहीं पड़ते हैं। जब हम संकल्प लेते हैं तब वहाँ पे वो ब्राह्मण जिसने संकल्प हमें दिया है, तो वो कहते हैं कि परिक्रमा में आपको पैर नहीं पड़ना है, आप दूर से सबको नमस्कार कर सकते हैं। पर मेरे मन में ऐसा भाव आया कि नहीं, मुझे
पैर छूना चाहिए इनके। तो जब मैं वहाँ से निकल रहा था तब मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया है। और फिर मैं वहाँ से जब निकला आगे चल के, तो 1-1.5 घंटे के अंदर वो हो गया, 5-6 किलोमीटर का जो रास्ता था वो पूरा हो गया और आश्रम पे पहुँच गया। तो वो भी बोलता है, इतने सुबह सुबह कहाँ राज जी, आप कैसे क्या आ गए, इतने सुबह सुबह कहाँ से आए? फिर मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे है, हम पहाड़ पे रात भर रुके थे, फिर आगे चल के एक मैया मिली, उनकी कुटिया थी, वहाँ पे हमने बाल भोग किया, चाय ली और फिर आपके पास अभी आए हैं यहाँ पे। तो वो मेरी तरफ देखते रह गया और बोलता है, आप झूठ बोल रहे हो, पीछे आश्रम है ही नहीं कोई 15 किलोमीटर के आसपास, ना कोई कुटिया है, पूरा घना जंगल का क्षेत्र है, यहाँ पे जंगली जानवर जंगली जानवर चलते हैं और 15 किलोमीटर तक कोई भी आश्रम नहीं है। मैंने बोला कि वो कुटिया तो मैया, बोले वो कैसे क्या रहेंगी, ना यहाँ पे कुछ खेती की जाती है, ना कुछ है, ना आने जाने के लिए इतना रास्ता है, वो अकेली मैया वहाँ पे कैसे रहेंगी, वो है ही नहीं। हम यहाँ से 12-15 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, हमें पीछे कुछ भी नहीं दिखा है। पीछे आश्रम था वहाँ पे एक पहाड़ी पे, वो भी बंद हो गया है, जंगली जानवरों ने वहाँ पे हमला किया था, तो तब से तो वहाँ से जो परिक्रमा वहाँ से निकलते हैं 17-18 किलोमीटर के बाद में ही हमारा आश्रम आता है। तो ऐसे कह रहे थे वो, तो उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। तो उसका कुछ क्लिप मैंने वहाँ का, जो मोबाइल की बैटरी कम थी और सुबह सुबह का था, तो अंधेरे में इतना कुछ आया नहीं, कुछ मैया का साइड का मैंने वीडियो निकाला था, जो अंदर जा रही थी, चूल्हे पे कुछ कर रही थी वहाँ का, और आसपास में जो परिसर था उसका, और वो सब वीडियो निकाला। फिर आगे आए, भिल्ल गाँव के बाद में रेंज आती है, उसके पहले रेंज नहीं आती कहीं पे, तो वो अपलोड करने के लिए मैंने एक प्रोसेसिंग किया था। तो भिल्ल गाँव में मेरा ये मोबाइल बंद हो गया, और फिर इसके अंदर मेरे 3 वीडियो थे, वो 3 वीडियो मैं डाल नहीं पाया। शूलपानी के वीडियो के अंदर भी मैंने कहा है कि ये मेरा मोबाइल बंद हुआ है। तब मेरे पास एक दूसरा मोबाइल था, उसमें कुछ शूटिंग किया मैंने, और फिर अंकलेश्वर को आके वहाँ पे मैंने एक मोबाइल परचेस किया, और फिर उसके बाद में वीडियो बनाए हैं। तो ये मेरे इस मोबाइल के पीछे की स्टोरी है। ये मैं स्टोरी वीडियो के अंदर नहीं बता सका, क्योंकि जब मैं परिक्रमा में था तो वीडियोस जो है मेरे घर वाले देखते थे, और फिर घर वाले को ज़्यादा चिंता ना हो कि ये अपना लड़का जो है कि हाँ, अपना लड़का जो है ऐसे ऐसे कंडीशन में है, तो तुरंत बुला ना ले हमें परिक्रमा छोड़ के, इसलिए हम वीडियो में नहीं बता पाए। जब आकर हमने बताया तो उनके आंखों में आंसू आ गए थे, और उनको एक विश्वास भी आ गया है कि मैया इसके साथ है, हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ये हमारा अनुभव रहा है परिक्रमा का। ये हमने शेयर नहीं किया है किसी के साथ में, क्योंकि बहुत से लोग क्या है कि लॉजिकली सोचते हैं, तो उनको ये हमारा अनुभव पता, मतलब उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी लेती है कि वो हमारे लॉजिकल माइंड से ऊपर से चलती है। ऐसे है ना, ऐसे ही हमारे अनुभव था। ये एक अनुभव आया, दिव्य अनुभव, हमें हम बताए नहीं किसी को, पर अभी लगा कि बताना चाहिए तो बता रहे हैं। धन्यवाद। आप भी परिक्रमा कीजिए, आपको भी मैया ऐसे ही कोई अनुभव करा के देगी उसके अस्तित्व का, जो जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे, और आपको एक विश्वास हो जाएगा कि मेरी कंडीशन अभी कैसे भी हो, कितनी भी परेशानी आए मेरे सामने, पर मुझे संभालने वाली कोई शक्ति है, कोई मैया है। वही नर्मदा मैया हमारे साथ हर दम रहती है, हर वक्त रहती है, पर हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उसके अस्तित्व का अनुभव नहीं कर पाते। तो कुछ देर शांत जब होते हैं
हमारी सिक्योरिटी को बाहर, जब हम हमारे सिक्योरिटी से बाहर निकलते हैं, एक असुरक्षितता की भावना से हम बाहर निकलते हैं, तब उस शक्ति का अनुभव आता है। ऐसे है। तो आप बताइए हमें, आपको ये हमारा अनुभव कैसा लगा? हाँ, और जी, हम क्या है कि हमारा मोबाइल को मैंने सर्विस सेंटर में बताया है और आसपास के मोबाइल शॉप में भी बताया है। तो इस मोबाइल का मुझे लगा था इसका सीपीयू गया होगा, क्योंकि मैं जब इसमें प्रोसेस कर रहा था वीडियो बनाने का, तब वो एकदम से बंद हुआ। पर बाद में जब एक सर्विस सेंटर पे दिया, उसने उसकी आईसी चेक की, तो तब उसमें ऐसा पता चला है कि उसकी eMMC, जो जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, मेमोरी, वो मेमोरी ही ख़राब हो चुकी है, वो आईसी ख़राब हो चुकी है। तो वो कह रहा था कि उसके आईसी बदलना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं, उसको वैसे ही रहने देंगे। जब लगा ईश्वरीय शक्ति को कि ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, तो वो अपने आप ही शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने उनको दिया नहीं। मैं अगर देता भी था उनको, तो सब तो डेटा निकल ही जाने वाला था वहाँ पे। पर अभी भी हमारी एक उम्मीद बनी है कि उसमें का कुछ डेटा आए, और वो जो हमारे साथ जो अनुभव हुआ है हमें, उसका कुछ दृश्य है, वो हम लोगों तक पहुँचाए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।